नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मनोज पांडे मॉन्क में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उत्तराखंड स्टेट एम्प्लॉय अपने आयकर आगरण की गणना किस प्रकार कर सकता है। यह एक 2 से 3 भागों की वीडियो सीरीज होने वाली है, जिसका आज पहला भाग है कि फॉर्म 16 और ITR 1 कैसे भरें। दूसरे भाग में हम सीखेंगे कि ITR 2 कैसे भरा जाता है और तीसरे भाग में हम सीखेंगे कि ऑनलाइन ITR की प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर मैं जिस रिजीम में काम कर रहा हूँ वो है न्यू टैक्स रिजीम, और जिसका मैंने उदाहरण दिया है वो हमारे विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो के लिए। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको फॉर्म 16 दिखाना चाहूँगा। ये फॉर्म 16 न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत है और जो कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। उसके नीचे आपने अपना नाम लिखना है, अपना पैन नंबर लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, और उसके बाद जो पहला बिंदु है वो है ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी को हम इस तरीके से समझेंगे कि किसी भी कर्मचारी का उसके वेतन के अलावा किन किन स्रोतों से आय उसे प्राप्त हुई है। तो बेसिकली ग्रॉस सैलरी में बेसिक पे जुड़ती है, DA जुड़ता है, HRA जुड़ता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस यदि आपको मिलता है तो वो भी जुड़ेगा। स्पेशल पे यदि आपको अलॉटेड है तो आपको वो भी मिलेगी। पर्सनल पे यदि आपको मिलता है तो वो भी आप इंक्लूड करेंगे। ऑनरेरियम यानी मानदेय, यदि आपको किसी विशेष कार्य के लिए मानदेय इसमें मिला है तो आप उसको भी इंक्लूड करेंगे। एरियर्स ऑफ पे यानी वेतन के भत्ते, यदि आपको वेतन में एरियर मिला है तो आप उसे भी इंक्लूड करेंगे। बोनस को इंक्लूड करेंगे। मेडिकल रिइंबर्समेंट यानी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के जो आपको धनराशि प्राप्त हुई है वो आप इसमें इंक्लूड करेंगे। लीव इनकैशमेंट मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किस प्रकार से लीव इनकैशमेंट इसमें जोड़ी जाती है। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है आप अपनी ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करते समय। क्योंकि मैं ये वीडियो स्टेट एम्प्लॉय और सेंट्रल एम्प्लॉय दोनों के लिए बना रहा हूँ, तो आइए आज अभी हम समझते हैं कि बेसिक पे और DA के अलावा ये जो अन्य प्रकार के अलाउंसेस और पे मिल रहे हैं वो आखिर हैं क्या। बेसिक पे मूल वेतन को और डियरनेस अलाउंस को तो आप समझते ही हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है HRA/UDA। HRA को आप समझते ही हैं, हाउस रेंट अलाउंसेज, यदि आप उत्तराखंड में हैं तो उत्तराखंड डेवलपमेंट अलाउंसेज। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज। तो चलिए साथियों, आखिर हम समझते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज मिलता किसे है और ये किन किन प्रकार के कर्मचारियों पर लागू होता है। साथियों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2 प्रकार के कर्मचारियों को मिलता है। नंबर 1 है फील्ड ड्यूटी करने वाले कर्मचारी और नंबर 2 है शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी। फील्ड ड्यूटी करने वाले कर्मचारी जो केंद्र सरकार के अधीन है, उनका एक अच्छा सा उदाहरण पोस्टमैन है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में जो दूसरे प्रकार के कर्मचारी हैं वो शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी होते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस उन शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को मिलता है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 BAC से आच्छादित होते हैं। और ये किस प्रकार की दिव्यांगता होती है? यदि वो नेत्रहीन है, मूक बधिर है, हड्डियों से जुड़ी कोई उनको विकलांगता है। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस की दरों पर। जैसा कि मैंने बताया था कि फील्ड ड्यूटी करने वाले कर्मचारी और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी इसके पात्र होते हैं। तो समझते हैं कि फील्ड ड्यूटी करने वाले जो कर्मचारी हैं यानी जो केंद्र सरकार से आच्छादित कर्मचारी हैं, उनके लिए इसकी दर क्या है? लेवल 9 और उससे जो ऊपर है, यदि वो हाई ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिटी में रहते हैं तो उनके लिए ये रेट होगा 7200 रुपये प्लस DA का। और जो अन्य सिटियों में है जो हाई ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस सिटियां नहीं है, उनके लिए दर है 3600 प्लस DA। अगर आपका लेवल 8 या उससे नीचे है तो आपके लिए हाई ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस सिटीज़ में इसका रेट होगा 3600 रुपये प्लस DA, और अन्य जिलों में होगा 1800 रुपये प्लस DA। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस से आच्छादित दूसरे पात्र यानी जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं अथवा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 BAC से आच्छादित हैं, उनके लिए यह दर 3200 रुपये पर मंथ से लेके 38,400 रुपये मैक्सिमम है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस को ठीक से समझने के बाद हम अपने अगले टॉपिक पे जाएंगे जो है स्पेशल पे।
तो साथियों, स्पेशल पे क्या है? स्पेशल पे को हम अगर परिभाषित करेंगे तो ये इस प्रकार से होगी कि नियमित वेतन के अलावा विशेष प्रकार के कार्यों के लिए, अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए, कठिन दायित्वों के लिए और विशेष पदों के लिए दी जाने वाले वेतन को विशेष वेतन कहते हैं। तो साथियों, समझते हैं कि विशेष वेतन यानी स्पेशल पे किन किन कार्मिकों को देय होती है। जैसा कि मैंने इसकी मूल परिभाषा में आपको बताया है कि यह नियमित वेतन के अलावा विशेष प्रकार के कार्यों के लिए ऑब्लिक अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए ऑब्लिक कठिन दायित्व ऑब्लिक विशेष पदों के लिए दिए जाने वाले वेतन को विशेष वेतन कहते हैं। अब इसमें नंबर 1 बिंदु है कि विशेष प्रकार के कार्य से हम क्या समझते हैं। विशेष प्रकार का कार्य वो होगा जो अधिक तकनीकी कार्य है। यदि आप किसी एडवांस टेक्नोलॉजी को अगर आप संचालित कर रहे हैं तो आप भी विशेष वेतन के पात्र बन जाएंगे। यदि कोई जोखिमपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारे फौजी भाई सरहदों पर लड़ते हैं, तो वो एक कार्य जोखिमपूर्ण कार्य है, तो उन्हें भी स्पेशल पे मिलती है। और विशेष कौशल, यदि किसी काम को करने के लिए आपको स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है, तो इस प्रकार के कर्मचारी भी विशेष वेतन के पात्र बन जाते हैं। तथा वे कर्मचारी जो अपने मूल पद के साथ साथ दूसरे पद का अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं, वो भी स्पेशल पे के हकदारी हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि कोई प्रधान साहब यदि किसी कार्यालय के काम के साथ साथ किसी ब्रांच या फर्म में सरकार की अनुमति लेकर कैशियर का काम भी कर रहा है, तो वो स्पेशल पे का पात्र होगा। अब यहाँ पर मैं सहकर्मी मुझसे पूछेंगे कि पांडे जी, हम भी 2 विद्यालयों के कार्य एक साथ करते हैं, तो क्या हम स्पेशल पे के अधिकारी हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं, तब तक जब तक आपको विभाग द्वारा स्पष्ट शासनादेश इसके प्रति न प्राप्त हुआ हो कि आप 2 विद्यालयों के कार्य संपादित कीजिए, तब आपको यहाँ पर हम स्पेशल पे अलॉट करेंगे। नंबर 2 है CEO/डायरेक्टर ने आपको अतिरिक्त प्रभार के साथ साथ स्पेशल पे की स्वीकृति भी की हो, तब भी आपको ये मिल जाएगा। और तीसरा और सबसे रोचक है, यदि आपने ये सिद्ध कर दिया कि सामान्य वित्तीय नियमों के अनुपालन में मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो विशेष वेतन के योग्य है, तब भी आपको विशेष वेतन प्राप्त होगा। तो स्पेशल पे का तीसरा और अंतिम बिंदु है कि यदि किसी कर्मचारी को कठिन दायित्व दिए जाते हैं, तब भी वो स्पेशल पे का पात्र बन जाता है। कठिन दायित्व जैसे तनावपूर्ण कार्य करना है, आपदा प्रबंधन करनी है, रेस्क्यू के ऑपरेशन करने हैं, इन पदों पे कार्य करने वाले कार्मिकों को भी स्पेशल पे अलॉटेड होती है। ग्रॉस सैलरी में जो अगला आय का स्रोत जोड़ता है वो है पर्सनल पे। पर्सनल पे की यदि हम परिभाषा लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि वह अतिरिक्त धनराशि जो किसी कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में मिलती है। वो विशेष परिस्थितियां क्या है? नंबर 1 है वेतन सुरक्षा, नंबर 2 है वेतन विसंगति, नंबर 3 है वेतन संरक्षण। बेसिकली वेतन सुरक्षा को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि कोई कर्मचारी है, उसका अगर प्रमोशन हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसके बाद यदि उसका वेतन हमें कम होने की आशंका लग रही है, तो हम उसको वेतन सुरक्षा वहाँ पर प्रदान करते हैं। पर्सनल पे तब भी दी जाती है जब किसी वेतन आयोग के लागू होने के बाद या वेतन पुनरीक्षण के बाद भी अगर किसी कर्मचारी के वेतन में विसंगति रह जाती है, तो उस अंतर की भरपाई के लिए उसे जो पर्सनल पे मिलती है उसे वेतन विसंगति पर्सनल पे कहते हैं। साथियों, अभी वेतन विसंगति को समझाते हुए आपने सुना होगा कि वेतन पुनरीक्षण, यदि आप ऑफिस में हैं या ऑफिस में कार्य करते हैं तो आपने कभी ना कभी आपके कानों के थ्रू ये शब्द जरूर लिया होगा, वेतन पुनरीक्षण या पुनरीक्षित वेतनमान। तो चलिए जानते हैं कि वेतन पुनरीक्षण या पुनरीक्षित वेतनमान किसे कहते हैं। तो बेसिकली वेतन पुनरीक्षण या पुनरीक्षित वेतनमान सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान, वेतन संरचना व वेतन भत्तों में सरकार द्वारा समय समय पर किया जाने वाला बदलाव है। तो जैसा कि आपने परिभाषा में सुना कि सरकारी कार्मिक के वेतनमान, वेतन संरचना व वेतन भत्तों में सरकार द्वारा समय समय पर किया जाने वाला बदलाव वेतन पुनरीक्षण या पुनरीक्षित वेतनमान है। तो अब हम सीखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका पहला उद्देश्य तो है कि महंगाई के प्रभाव को मैनेज करना, और दूसरा है कर्मचारी के वेतन को आज की महंगाई के अनुरूप बनाना। नंबर 3 है विभिन्न पदों में वेतन जो विसंगतियां हैं उनको दूर करना है।
तो वेतन पुनरीक्षण या पुनरीक्षित वेतनमान कब लागू होता है? नंबर 1 है कि वेतन आयोग की सिफारिश से, जैसे कि हम देख सकते हैं 5th वेतन आयोग लागू हुआ, 6th हुआ और अभी जो चल रहा है वो 7th वेतन आयोग है। और इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं वेतन में समस्त मैट्रिक्स बदल जाती है, पे स्केल बदल जाती है, बेसिक पे और डीए के साथ साथ जो अन्य भत्ते हैं वो भी पूर्णतः वेतन पुनरीक्षण में बदल जाते हैं। तो अब एक अंतर समझ लेते हैं वेतन पुनरीक्षण और वेतन वृद्धि में। वेतन पुनरीक्षण में सरकार द्वारा सभी पात्र कार्मिकों की वेतन संरचना को पूर्णतः बदला जाता है और जो वेतन वृद्धि होती है वो प्रत्येक वर्ष किसी भी कर्मचारी को नियमानुसार लगने वाली वेतन में वृद्धि है। तो स्टेट/गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी में बेसिक पे, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल पे और पर्सनल पे को इंक्लूड करने के बाद जो हमने इंक्लूड करना है आय का स्रोत वो है ऑनरेरियम। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि किस प्रकार के मानदेय किसी भी राज्य/केंद्रीय कर्मचारी के इनकम टैक्स के ग्रॉस इनकम में इंक्लूड होते हैं। परीक्षा कार्य का मानदेय यानी आपने उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया है या प्रश्न पत्र निर्माण में आपका सहयोग रहा है या परीक्षा निरीक्षक में आपकी ड्यूटी लगी थी, तो उससे जो आपको प्राप्त धनराशि होगी वो आप अपने ग्रॉस इनकम में इंक्लूड करेंगे। नंबर 2 है कि किसी भी प्रकार के आपने प्रशिक्षण कराए हो, प्रशिक्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो उसको भी आप मानदेय की कैटेगरी में रखेंगे और उसको इनकम टैक्स में इंक्लूड करेंगे। नंबर 3 है जनगणना या निर्वाचन या अन्य विशेष प्रकार के सरकारी अभियानों में यदि आपकी सहभागिता रही है तो उसके लिए भी आपको मानदेय प्राप्त होगा जो आपको इनकम टैक्स में यहाँ पर शो करना है। तो किसी भी सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इनकम टैक्स की ग्रॉस सैलरी में बेसिक पे, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यदि आपको पड़ता है, स्पेशल पे यदि आपको मिलती है, पर्सनल पे यदि आपको मिलती है, ऑनरेरियम यदि आपको मिलता है, को इंक्लूड करने के बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो है एरियर्स ऑफ पे। ये डीए एरियर भी हो सकते हैं, यदि आपको कोई अन्य प्रकार के एरियर मिले तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है बोनस। बोनस हमें प्रतिवर्ष मिलता है, राजपत्रित अधिकारियों को छोड़ के सभी कर्मचारियों को बोनस मिलता है, तो वो भी आपने यहाँ पर इंक्लूड करना है। बोनस के बाद जो अगला बिंदु है वो है मेडिकल रिइंबर्समेंट यानी चिकित्सा प्रतिपूर्ति। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि आप ग्रॉस सैलरी में उन मेडिकल रिइंबर्समेंट के बिलों को इंक्लूड करेंगे जो एसजीएचएस से एफिलिएटेड हॉस्पिटल हैं, अगर उनके अधीन इलाज कराया है, तो यदि उनके अदर किसी भी हॉस्पिटल में आपने इलाज करवाया है तो आप उसको ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद जो बिंदु है वो है लीव इनकैशमेंट का। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं लीव इनकैशमेंट के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, तो अब ये सही समय है। तो लीव इनकैशमेंट जनरली जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं उन्हीं को प्राप्त होती है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में यदि कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान या सेवानिवृत्ति से पहले ईएल का इनकैशमेंट ले लेता है तो वो ग्रॉस सैलरी में भी ऐड होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना फॉर्म 16 को भरना। इसके लिए सबसे पहले हमने फॉर्म 16 निकाल लेना है। उसमें सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम और डेजिग्नेशन लिखना है, उसके बाद पैन नंबर लिखना है अपना, फिर एम्प्लॉय का एड्रेस अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। तो शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कि ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिकली उनका बेसिक पे आता है, उनका डीए आता है, उनका एचआरए आता है, उनका यूडीए आता है। अगर वो उत्तराखंड से हैं तो एनपीएस जो है वो गवर्नमेंट का काउंटर वो भी इंक्लूड किया जाता है। आपको जो डीए एरियर्स मिलेंगे वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। यदि आपने एसजीएचएस एफिलिएटेड हॉस्पिटल से इलाज कराया तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जो आपको वार्षिक बोनस मिलता है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और यदि आपने सेवानिवृत्ति से पूर्व लीव इनकैशमेंट करा लिया तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो बेसिकली जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इन अध्यापक के हम बेसिक पे डीए, एचआरए, यूडीए, एनपीएस, डीए एरियर्स इन सब का समेशन 10,62,504 रुपये है। लेकिन इसमें अभी हमने फरवरी महीने की सैलरी इंक्लूड नहीं की है। इसमें हम फरवरी महीने की सैलरी इंक्लूड करेंगे 97,992 रुपये। अगर हम 10,62,504 रुपये में इंक्लूड करेंगे और उसके बाद जो इन्हें बोनस मिला है उसे भी इंक्लूड करेंगे
तो ये धनराशि आएगी 11,67,403 रुपये। तो फॉर्म 16 में ग्रॉस सैलरी फिलअप करने के बाद जो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है वो है लेस करना, जिसका पहला पोर्शन है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16A मैक्सिमम धनराशि 75,000 रुपये, ये सरकार द्वारा हमें छूट दी जाती है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर हैंडीकैप एम्प्लॉय। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ये किन किन प्रकार के पात्रों को मिलता है इसके बारे में संक्षेप में बताया है। इसकी मैक्सिमम धनराशि 38,400 रुपये है और मिनिमम धनराशि 3,200 रुपये पर मंथ है। अब आप उसी के अनुसार यहाँ पर अगर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है तो आप यहाँ पर उसको लिखेंगे और उसको 75,000 रुपये में ऐड कर देंगे। कि इन अध्यापक को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर ये शून्य लिखेंगे और इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 75,000 रुपये। अब इस 75,000 रुपये को हमने अपनी ग्रॉस इनकम से घटाना है। जैसे ही हम इसको ग्रॉस इनकम से घटाएंगे उसे हमने पॉइंट नंबर 3 में लिख लेना है। पॉइंट नंबर 3 को फिलअप करने के बाद जो हम अगले पॉइंट पे जाएंगे वो है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि एनी अदर इनकम स्लैश लॉस रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉय। इसका पहला जो सेक्शन है वो है फैमिली पेंशन। हम इस फैमिली पेंशन को ऐसे समझेंगे कि पति और पत्नी को मृत्यु की दशा में किसी एक को मिलने वाली पेंशन। मान लिया राम और सीता पति पत्नी है, उसमें से राम भी एम्प्लॉई है, सीता भी एम्प्लॉई है, तो उसमें से अगर राम की मृत्यु हो जाती है तो राम की मृत्यु के बाद जो राम की पेंशन है जो सीता को मिल रही है तो वो यहाँ पर उसे फैमिली पेंशन में इंक्लूड करेगी। जो पॉइंट नंबर 4 का अगला जो सेक्शन है वो है इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें हमने अगर ITR 1 भर रहे हैं तो FD, RD और NSC को ऐड करना है। यदि आप इसमें स्टॉक्स और डिविडेंड फंड को इंक्लूड करेंगे तो उसके लिए आपको ITR 2 भरना पड़ेगा, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो पॉइंट नंबर 4 का जो थर्ड सेक्शन है वो है डिडक्शन। इसमें घटाना है, जो पहले के 2 थे उसमें जोड़ना था, अब इसमें घटाना है। ये कह रहा है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 57AA, यानी फैमिली पेंशन अगर आपको मिलती है तो उसमें आपने मैक्सिमम अमाउंट 25,000 रुपये यहाँ पर घटाना है। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि ग्रॉस टोटल इनकम 3, और जो पॉइंट नंबर 3 था इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, और जो पॉइंट नंबर 4 है कि एनी अदर इनकम स्लैश लॉसेज रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉइज, उनको हमने यहाँ पर ऐड करके लिखना है। यदि आपको फैमिली पेंशन मिलती है या आपकी FD, RD या NSC से आपको कोई भी ब्याज प्राप्त हो रहा है तो आपको वो नंबर 4 के सेक्शन नंबर 2 में या और फंड में रिस्पेक्टिवली इंक्लूड करना है और उसको अपनी जो नंबर 3 इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज में इंक्लूड करके यहाँ पर लिख लेना है। क्योंकि हमारे इस अध्यापक की यहाँ पर ना ही इनकी FD, RD और NSC से कोई इनको ब्याज प्राप्त हुआ है और ना इनकी फैमिली पेंशन है, तो इनके लिए ये धनराशि नील रहेगी। इसलिए इनका जो ग्रांड टोटल आएगा वो 3 और 4 का योग आएगा। 3 और 4 का योग इनका 10,92,403 रुपये है। तो पॉइंट नंबर 6 में आते हैं, ये है डिडक्शन का पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 में हमने जो हमें NPS जो गवर्नमेंट काउंटर मिल रहा है, NPS गवर्नमेंट काउंटर जो हमें मिल रहा है वो धनराशि को हमने पॉइंट नंबर 6 में डिडक्ट करना है। तो NPS गवर्नमेंट काउंटर को ग्रॉस टोटल इनकम यानी पॉइंट नंबर 5 से घटाने के बाद जो अमाउंट प्राप्त होगा ना कि 9,56,268 रुपये, उसे हमने पॉइंट नंबर 7 यानी टैक्सेबल इनकम के रो में लिख लेना है। जो पॉइंट नंबर 7 में जो अमाउंट आएगी वही वास्तविक रूप से टैक्सेबल अमाउंट होगी। आइए थोड़ा समझ लेते हैं टैक्स स्लैब को। तो जो 0 से 4 लाख % तक की अगर आपकी अमाउंट है तो उसमें आपको नील यहाँ पर टैक्स पड़ेगा। अगर 4 लाख रुपये से 8 लाख रुपये के बीच में आपकी जो टैक्सेबल इनकम आ रही है तो आपको 5% का उसमें इनकम टैक्स पड़ेगा। यदि 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये तक की बीच में आपकी टैक्सेबल इनकम आती है तो आपको 10% पड़ेगा। 12 लाख 1 रुपये से 16 लाख रुपये तक आपको 15% पड़ेगा। 16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपये तक आपको 20% पड़ेगा। और यदि आपकी इनकम 20 लाख 1 रुपये से 24 लाख रुपये तक के बीच में तो आपको 25% इनकम टैक्स पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 24 लाख रुपये से भी ऊपर है तो आपको 30% का आयकर देना होगा।
तो आइए इसको समझते हैं उदाहरण से। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट है वो है 9,56,268 रुपये। अब जैसा टैक्स स्लैब में बताया गया कि अप टू 4 लाख रुपये हमें कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें 9,56,268 रुपये में से 4 लाख रुपये घटाने हैं। जो अमाउंट आएगी वो आएगी 5,56,268 रुपये, और 5,56,268 रुपये में हमने 5% के हिसाब से इनकम टैक्स लगाना होगा। क्योंकि इस कर्मचारी की इनकम टैक्स की अमाउंट 10% इनकम टैक्स की रेंज तक ही आती है, तो इसको इससे आगे को किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार 5% और 10% इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के बाद जो इनको टोटल इनकम टैक्स पड़ रहा है वो है 35,627 रुपये। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो है पॉइंट नंबर 9, जिसमें हमें रिबेट मिलती है अंडर सेक्शन 87A। इसके अनुसार यदि आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख से कम है तो आपको यहाँ पर 60,000 रुपये का रिबेट मिलेगा। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा यानी 12 लाख 1 रुपया भी है तो आपको यह छूट नहीं मिलेगी। क्योंकि इनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख से कम है तो इनको यहाँ पर 60,000 का यहाँ पर रिबेट मिला है, जिस कारण इनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो नील हो गई है। तो रिबेट अंडर 87A के बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है पॉइंट नंबर 13, इनकम टैक्स डिडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। इनकम टैक्स डिडक्शन फ्रॉम सैलरी अप टू जनवरी 2026। इसमें आपने जो भी अपनी मासिक वेतन से जो इनकम टैक्स काटा है आपको यहाँ पर फिल करना है, और यदि आपका जो आपको 87A के अंदर रिबेट नहीं मिल रही है, जो आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है उसमें ये धनराशि घटेगी। तो साथियों, इस प्रकार छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान में रखकर किसी भी कर्मचारी का हम फॉर्म 16 तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम ऑनलाइन ITR फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा मैडम को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ITR वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैडम, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको ITR से संबंधित सभी जानकारियाँ धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से मैं साझा करने की कोशिश करते रहूँगा। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।